हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में, जो कि है जिससे इस बार रेलवे ग्रुप डी में खासकर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन एंड ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सब पूछे गए हैं। तो आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित जितने भी प्रकार के टाइप आएंगे उसमें से हम बात करेंगे, जिसमें कि हम आज बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परिवर्तन के बारे में कि यह परिवर्तन क्या चीज़ है। तो परिवर्तन को दो पार्ट में बांटा गया है। परिवर्तन को दो पार्ट में बांटा गया है। तो हम रासायनिक समीकरण को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिवर्तन क्या है। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के खासकर। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो हम पहला ले लेते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरा हो गया मेरा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो ये दो परिवर्तन तो आप सब बिल्कुल ही जानते होंगे और इससे रिलेटेड इस बार ग्रुप डी में बहुत से प्रश्नों को पूछा गया है। तो हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन वैसा प्रक्रिया है या वैसा प्रक्रम है जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को छोड़कर दूसरे अवस्था में चले जाते हैं, परंतु ताप और दाब की कमी के कारण पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जैसे जल को अगर हम पूरी तरह ठंडा करेंगे, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से कम में करेंगे तो वो पूर्ण रूपेण बर्फ बन जाएगा। वो पूर्ण रूपेण बर्फ बन जाएगा। और यदि हम बर्फ को गर्म करेंगे तो पुनः हमें जल की प्राप्ति हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है कि वह आरंभ में जिस अवस्था में था पुनः फिर से वही अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यही भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि अगर यदि हम बात करेंगे कि अगर जल को हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। वाष्प बनने के बाद यदि इसको हम ठंडा करेंगे या इसका संघनन होता है, इसको हम ठंडा भी बोल सकते हैं, तो ठंडे होने के बाद जब जल वाष्प संघनन के बाद पुनः ये जल में वापस परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि हम लोगों का भौतिक परिवर्तन के नियम का ये पालन करता है। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत ही क्रियाएं होती है जो कि भौतिक परिवर्तन का पालन करती है ना। और अब हम बात करते हैं, जैसे मोम हम लेते हैं कि जैसे कि मोम की बात करेंगे तो मोम को अगर हम गर्म करेंगे तो पुनः क्या होगा? वो पिघल जाएगा। पिघलने के बाद यदि वो फिर गर्म होने के बाद वो क्या हो जाता है, मतलब द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर यदि हम इसको ठंडा करेंगे तो पुनः ये अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। तो जैसे हम उसका उदाहरण हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन की कह सकते हैं कि जल का वाष्प बनना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये हम लोगों का भौतिक परिवर्तन। पिघलना ये जो हो जाता है, ये हम लोगों का भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। मतलब भौतिक परिवर्तन में हम जिन वस्तुओं से आरंभ करते हैं पुनः हम उसी वस्तुओं तक वापस पहुंच जाते हैं। मतलब मोम से आरंभ किए थे, मोम में पहुंच गए। जल से आरंभ किए थे, जल में पहुंच गए। जल से आरंभ हुए, वाष्प बना, फिर जल में ही आ गए। तो इस क्रिया को ही हम कह सकते हैं कि ये
प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन की तरफ। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें कोई पदार्थ अपनी अवस्था में जो है वो तो है ही, लेकिन यदि वो दूसरे अवस्था में चला जाता है तो पुनः वो वापस अपनी अवस्था में नहीं आता है। जैसे कि ये एक यहाँ से मान लेते कि एक अवस्था थी और पुनः इस अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के बाद ये पुनः अपने आरंभिक अवस्था में वापस नहीं आ पाते हैं, उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे क्या, कागज का जलना। कागज का जलना, अगर हम बात करें जलने की, तो यदि हम कागज को जलाते हैं तो क्या हम कागज को पुनः वापस ला सकते हैं? हम यदि देखते हैं अगर हम कागज को जला देते हैं तो कागज का केवल राख बचेगा, वो वापस बिल्कुल नहीं आएगा। तो यही बात है ना यहाँ पे कि हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये जल गया बल्कि वापस नहीं आया। अगर ये वापस आ जाता चला तो जलने के बाद तो ये खत्म हो गया। अब यदि खत्म हो गया ये तो इसका मतलब यही है ना कि अब ये वापस नहीं आ सकता है कभी। तो इससे यह साफ दिख रहा है कि जो हम कोई भी वस्तु, या आप मोमबत्ती जलाए, कुछ भी लकड़ी जलाए, कुछ भी अगर आप जला दें तो वो ससुरा वापस नहीं आएगा। और वो वापस नहीं आएगा तो साफ जाहिर है कि वो क्या कहलाएगा कि रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति ने भोजन किया और भोजन पच गया, पेट में गया, और कोई व्यक्ति जाके पीछे से निकाल दिया, तो इसमें क्या होती है? तो आप कहिएगा कि पुनः भोजन को उसको वापस हम लाएंगे और वापस वो भोजन में परिवर्तित करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है कि नहीं। तो हम यही कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो एक बार ही हम उसको उपयोग कर सकते हैं, दोबारा नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो फल है वृक्ष में लगा हुआ है, पकेगा, टपक के जमीन पे गिर जाएगा। जब टपक के जमीन पे गिरता है तो क्या मिलता है हमें देखने के लिए? हमें यह देखने के लिए मिल जाता है कि वो फिर से ऐसा हो सकता है फिर से फल कच्चा हो जाए और वापस पेड़ में चला जाए। तो थोड़ा ऐसा होता ही नहीं है। यदि ऐसा हो ना तब तो संसार में मतलब कोई वस्तु कभी खत्म ही नहीं होगा, और ऐसा कभी संभव ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो है वो हम लोगों का प्रत्येक वस्तु का हम केवल एक ही बार रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसका प्रयोग हम केवल एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये परिवर्तन हो गया, कुछ उदाहरणों को लेते हैं। समझे था बत क्या है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का जलना, किसी भी पदार्थ का जलना, हम बात करते हैं कोई भी अगर पदार्थ हो यदि वो जल रहा है तो ससुरा वापस कभी नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन वह है जिसको हम एक बार यूज तो कर लिए लेकिन फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यह बेहतर चीज़ है ना भौतिक परिवर्तन, जिसको हम एक बार यूज कर लिए उसको बार बार यूज करते हैं, है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये था मेरा भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या है। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में सबसे होता है अभिकार। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित जिसमें कि सब हम बात करते हैं अभिकारक जो होता है ना, ये अभिकारक क्या करता है हम इस पे चर्चा करते हैं। ये अभिकारक बदल जाता है उत्पाद में। किससे बदल जाता है? उत्पाद में बदल जाता है। अब ये बदलता किससे है हम ये भी देख लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देखते हैं कार्बन ले लेते हैं हम, एक ऐसा तत्व है कार्बन हम ले लेते हैं, और यदि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ससुरा बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये पेड़ पौधों के लिए काफ़ी अहम गैस होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, और ये भी अभिकारक, ये भी अभिकारक। लेकिन जब दोनों मिला ना
तो क्या बना, ये उत्पाद बन गया। क्या बन गया, उत्पाद बन गया। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि एक अभिकारक कार्बन है और दूसरा अभिकारक है, मतलब ऑक्सीजन अभिकारक है। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ जो ये कार्बन है, मतलब हम कार्बन को जला रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि पेड़ पौधे सांस में लेते हैं। पेड़ पौधे सांस में लेने के अलावा यदि हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही सारा उपयोग होता है। ऐसा ही नहीं कि हमारे लिए संसार में उपयोग नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधों के अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस में उसका प्रयोग किया जाता है घर को गर्म करने के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन ग्रीन हाउस गैस में बोले तो मेथेन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का रस अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। मैंने जो तैयार किया और C+O2 यही क्या कहलाया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का योग कहलाया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एक अणु प्लस ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर तब बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जो कि कहलाया हम लोगों का रासायनिक समीकरण कहलाया, है कि नहीं। आजकल के समय हम लोग क्या देखते हैं, ये कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आज बहुत रफ्तार के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। अब वो तो आप लोग देखते ही रहेंगे, कहीं पे भी गाड़ी मोटर धूलकण हर जगह अवेलेबल हो गया है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ गाड़ी मोटर नहीं चलती, हर जगह चल रही है। अरे आप बात करें तो लोगों की तो समझदारी है ही नहीं, रहा ही नहीं, साला सब तो पढ़ लिख के बड़ा बकवास बन गया। ऐसा लगता है कि क्या बताएं आपको। हम आगे बात करते हैं। तो ये हम लोगों का रासायनिक समीकरण मेरा बन गया। अब बनने के बाद हम आगे बात करते हैं कि ये अभिकारक प्लस उत्पाद, अभी हमने लिया अभिकारक एरो चिन्ह उत्पाद। जब मैंने उत्पाद लिया तो ये जो समीकरण बना, इसे कहते हैं कंकाल समीकरण। कंकाल समीकरण कहा जाता है। टोटल समीकरण का निर्माण इसी पे होता है, चाहे 2 गो मिले, चाहे ससुरा 4 गो मिले, चाहे 5 गो मिले, बनेगा 2-3 गो बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन बनता है, उसे कितना भी बड़ा समीकरण ना क्यों ना बन जाए, वो कंकाल समीकरण ही कहलाता है ना। अब ये मत आप लोग समझ लेना कि कंकाल मतलब क्या भूत आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। भूत कुछ नहीं आता है, इसका नाम रखा गया है कंकाल समीकरण। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार, कि कौन कौन से प्रकार के रासायनिक समीकरण आते हैं। तो अगर प्रकार के बारे में बात करें तो बहुत से प्रकार के आते हैं, और जितने भी प्रकार के आते हैं लगभग सभी रेलवे ग्रुप डी से जितने भी प्रकार के एग्जाम है सब में पूछे जाते हैं, और हम सब पे चर्चा भी करेंगे, है कि नहीं। तो चलते हैं। तो सबसे पहला मेरा होता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। यदि हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई 2 तत्व जुड़ के केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कोई दो अभिकारक जुड़ के एक अभिकारक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसका नाम कहलाता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। हम ये कह सकते हैं कोई 2 तत्व कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे C+O2, मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि 2 तत्व जुड़कर एक नए तत्व का निर्माण कर रहा है, तो यही कहलाएगा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, है ना। जब 2 तत्व मिलता है, सलाद अब तो दुनिया में क्या बन गया है नियम कि 2 तत्व तो कभी कहीं पे भी जुड़ता है, और क्या बनता है C+O2 बना दिया। कहीं पे भी आप ले लीजिए 2 तत्व जुड़ेगा ही जुड़ेगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो
अब हम ले लेते हैं 2H2 प्लस O2, एरो चिन्ह हो जाता है 2H2O। इसे हम क्या कह सकते हैं, जल कह सकते हैं। और ये मेरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जल हो गया। अब हम बात करते हैं N2 प्लस 3H2 तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2NH3। तो यह कह सकते हैं हम कि ये सारे में से जितने समीकरण मैंने लिखे हैं, इन सबों में से दो गो तत्व आसानी से जुड़ रहा है और दोनों अभिकारक जुड़ के एक नए अभिकारक का निर्माण कर रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं क्या, कि ये एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया संभव है। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया अगर परिभाषा तो ऐसे आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, यदि दो अभिकारक एक साथ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसका भौतिक और रासायनिक गुण बनने वाले तत्व से बिल्कुल भी भिन्न होता है, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम अगले समीकरण की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर की, जो कि है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक टूट के दो अलग अलग अभिकारक का निर्माण करते हैं, जैसे कि अभी दो अलग अलग उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करें CaCO3, एरो चिन्ह CaO प्लस CO2, तो हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि ससुरा यहाँ कैल्शियम है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ बन गया CaO, बुझा हुआ चूना बन गया, और बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसको हम शुरू में ही इस बात को हम बताए थे, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी आपने ऐसा किया है कि घरों की सफ़ेदी करने के लिए आपके घरों में कोई बोला कि जाओ चूना लेके आओ बाजार से और पानी गर्म करो, उसको उसमें डालो और फिर उससे ठंडा करो, उसमें रंग डालो और घर को पोतो। तो यही होती है, यदि हम CaCO3 को यदि हम उसमें उष्मा डालेंगे तो यह हो जाता है CaO में टूट जाता है, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये हो जाता है मेरा CO2, जो कि हल्का सफ़ेद भाप के रूप में उड़ेगा, वो कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि भाप के रूप में हवा में मिल जाते हैं। अब ये समीकरण जो मैंने लिखा, ये कहलाता है उष्मीय वियोजन। ये जो मैं कहला वियोजन पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो पहला हम लोगों का हो गया उष्मीय वियोजन, ये हो गया मेरा उष्मीय वियोजन, ये मेरा उष्मीय वियोजन हो गया। अब अगला होता है नंबर 2 में विद्युतीय वियोजन। अब ये विद्युतीय वियोजन क्या है कि जैसे अगर हम मान लिया जाए कि जल है मेरा, जल है, जैसे कि हम बात करेंगे 2H2O है मेरा, अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, यदि हम बात करें कि कोई पानी का टंकी लेते हैं और उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि वो टूट जाता है दो अलग अलग में। जैसे यहाँ हो जाता है 2H2 प्लस O2 में, और ये अलग हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस पूर्ण रूप में अलग हो जाएगी यदि हम विद्युत मतलब जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन के बारे में। प्रकाशीय वियोजन, यदि हम प्रकाशीय वियोजन की बात करेंगे तो प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है कि जैसे कि 2AgCl, अगर हम 2AgCl को है ना विद्युत प्रकाश की उपस्थिति में रख दें, सनलाइट में रख दें, सनलाइट में इसको केवल रख दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है। अब इसमें हम चर्चा करते हैं कि ये जो होती है ना 2Ag
और प्लस Cl2, मतलब इससे क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। और जो यहाँ पे हम बात करते हैं Ag, तो हम लोगों का यहाँ पे ये चांदी अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। यदि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाए, इसमें रखा जाए, सनलाइट में रखा जाए, तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस हवा में मिल जाती है। यहाँ तक कि यही नहीं, हमारे लिए क्लोरीन गैस भी आम होती है, जिसको कि जलों को शुद्ध करने में यूज किया जाता है, घरों की सफाई करने में यूज किया जाता है, बहुत सारे चीज़ों में कीटाणु को नाश करता है क्लोरीन गैस। इसलिए क्लोरीन गैस हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है। और चांदी तो आजकल के जान लीजिए कि आभूषणों में उपयोग किया जाता है। आजकल तो आभूषण का बहुत ही सेल लगता है। तो यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगे और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।